तो परिवर्तन नियम है प्रकृति का। फिर यह किसी की भी प्रकृति हो, मनुष्य की प्रकृति हो या किसी दूसरे जीव जगत की। अगर मनुष्य की प्रकृति हो तो कैसी भी मनुष्य की प्रकृति हो, आंतरिक हो या बाह्य हो, कैसी भी प्रकृति हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हाँ, यह तो हो सकता है कि परिवर्तन की चाल धीमी धीमी हो सकती है, और धीमी धीमी, इतनी धीमी धीमी जैसे कि हाथी की चाल। जैसे तुम हाथी की चाल ही देखो, हाथी की चाल ही तो है कि जैसे कि व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन होते हैं बड़े धीरे धीरे, बाल्यावस्था युवावस्था में आती कब है पता ही नहीं लगता। वैसे ही, ठीक वैसे ही दुनिया में भी ऐसे परिवर्तन घटित होते हैं जैसे कि शरीर में घटित होते हैं। तो जैसे कि शरीर में जो परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों के हिसाब से उसकी ज़रूरतें बदलती हैं, वैसी ही दुनिया की भी बदलती हैं। और जैसे व्यक्ति में द्वंद्व होता है, व्यक्ति के परिवार में द्वंद्व होता है, व्यक्ति के समाज में द्वंद्व और विरोध होता है, वैसा ही इस दुनिया में भी होता है। क्योंकि जब हम परिवर्तन के आधार पर जो आवश्यकताएं होती हैं उनको नकारने लगते हैं, तो जब हम ज़रूरतों का विरोध करने लगते हैं, तो जैसे कि थोड़ी देर के लिए तुम देखो कि एक शिशु है तो उसके लिए दूध आवश्यक है, वह दूध पर निर्भर है, मगर वही शिशु अब बड़ा हो गया है। तो बड़ा हो गया है तो अब वह पालने में नहीं लेटेगा, वह पालने से बाहर निकलेगा ही और चलेगा फिरेगा ही, और जब घूमेगा और चलेगा फिरेगा तो दूध पर्याप्त नहीं, दूध के अतिरिक्त भी उसे कुछ और चाहिए, उसे दाल रोटी भी चाहिए, तो वह दाल रोटी खाएगा ही। दूध पर कहाँ तक जिएगा और कब तक जिएगा? क्योंकि शरीर में अब परिवर्तन हुआ, और जो शरीर में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन के हिसाब से ज़रूरतें वे नहीं रहीं जो थीं, जो शिशु काल में थीं। ऐसे ही जैसे कि जो युवा काल की आवश्यकताएं होती हैं भिन्न ही होती हैं शिशु काल से, ऐसे ही जैसे कि व्रत की ज़रूरतें भिन्न होती ही हैं युवा काल से। तो देखते हो युवा का व्रत से विरोध और व्रत का युवा से। व्रत कहता है कि हमारा ज़माना क्या था और अब क्या ज़माना, कोई ज़माना नहीं। और युवा कहता है कि यह आधुनिक युग है, यह आधुनिक ज़माना है। तो बड़ा बड़ा विरोध हो जाता है, क्योंकि व्रत के समय में कुछ अलग और युवा के समय में कुछ अलग। और यह
आज ही नहीं, हमेशा से चलता है, पहले भी चला है। तो बात को अगर ठीक से समझा जाए तो ऐसा समझा जाए कि ऐसा व्यक्ति के साथ ही नहीं होता, दुनिया के साथ होता है। जैसा व्यक्ति के साथ होता है वैसा ही दुनिया के साथ भी होता है। तो जैसे युवा के वैचारिक मतभेद होते हैं वृत्त से, वैसे ही वृत्त के युवा से, और ठीक ऐसे ही दुनिया में भी बड़े बड़े मतभेद होते हैं मतों के। और मत जैसे कि युवा की नए, और मत जैसे कि वृत्त की पुराने। बस थोड़ा सा अंतर दुनिया में यह आता है कि दुनिया ज़्यादा समय लेती है और कुछ भी नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मगर जो परिवर्तन है स्वाभाविक है, स्वाभाविक है तो घटित होता है। इसलिए ठीक क्या है और क्या नहीं, यह देश काल पर निर्भर करता है। देश काल के ऊपर। देश काल का अर्थ ऐसा कि परिस्थिति क्या है, समय क्या है, टाइम क्या है। तो परिस्थिति और जो समय है, इन दोनों के जोड़ से जो परिणाम बाहर आए, बाहर निकले, वह व्यक्त करता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। यही निर्धारण है। और फिर आवश्यक नहीं कि जो शिशु के लिए ठीक हो वही युवा के लिए भी, वह युवा के लिए ठीक नहीं हो सकता। और जो युवा के लिए ठीक हो सकता है वह व्रत के लिए नहीं, और जो व्रत के लिए उचित वह युवा के लिए नहीं। तो फिर जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति की अपनी आयु होती है, निश्चित आयु, वैसे ही कोई भी विचारधारा हो, कैसी भी विचारधारा हो, उसकी भी आयु होती है। वैसी ही एज किसी सभ्यता की भी होती है। वैसी ही आयु कोई भी सभ्यता लो उसकी भी होती है। जैसे कि व्यक्ति अमर नहीं होता वैसे ही कोई विचारधारा भी अमर नहीं होती। कैसे होगी? मगर यदि जिद पकड़ ली जाए कि नहीं, व्यक्ति मृत हो जाए और उसे मृत ना समझा जाए, या व्यक्ति आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो, तो तुम जिंदा तो रख सकते हो, मगर यह कोई जिंदगी नहीं। इसे तुम जिंदगी नहीं बोल सकते। सुनते हैं एक बात कि सिकंदर महान, जो खुद को महान कहता था, खुद को बड़ा महान बोलता था, जैसे कि हम सभी खुद को महान ही समझते हैं, भले ही बोलें या ना बोलें, वह एक अलग की बात है। वो बेचारा बोलता तो था और कम से कम कहता तो था कि मैं महान हूँ, मगर हम बोलते नहीं। हम ऐसा लेते हैं कि दूसरे हमें महान समझें। तो सुनते हैं कि सिकंदर महान को
वह अमृत की खोज में था कि वह अमर हो जाए, तो उसे अमृत मिल भी गया और वह अमृत उठाकर पीने ही जाता था कि एक कौवे ने उसे रोक लिया। कौवे ने और रोक कर कहा कि मत पियो इस अमृत को, क्या करोगे पीकर? तुम मुझे देखो, मेरा शरीर देखो, जीर्ण शीर्ण। मैंने पिया और देखो मेरा क्या हाल है। मेरे साथ की सारी पीढ़ियां गईं और उन पीढ़ियों की बात भी छोड़ो, पीढ़ियों की कितनी कितनी पीढ़ियां चली गईं और मैं अकेला। और मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ, वह मृत्यु, जिंदगी नहीं। तो कहते हैं कि सिकंदर ने अमृत को छोड़ दिया, फेंक दिया। तो ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, वह एक अलग की बात, मगर बात बड़ी खूबसूरत है। बात का भाव बहुत बहुत खूबसूरत है। तो परिवर्तन होता है, चाहे आंतरिक हो या बाहर का हो। जैसे तुम बाहर का परिवर्तन लो, 18वीं सेंचुरी का 18th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक एक क्रांति हुई, तो वह वर्ग जो धनिक था, धनिक ही होता गया, कारखाने खोलता गया, और दूसरा वर्ग श्रमिकों का, मजदूरों का। तो दोनों के बीच बड़ी खाइयां बढ़ती गईं। जो धनिक वर्ग था वह श्रमिकों का शोषण करता गया, तो श्रमिकों का शोषण बढ़ता गया, एक्सप्लॉयटेशन बहुत बहुत बढ़ता गया। तो हुआ क्या, एक चिंगारी की आवश्यकता थी, एक चिंगारी की। तो चिंगारी मिली कार्ल मार्क्स की विचारधारा से। तो कार्ल मार्क्स ने अपने विचार रखे, और जो कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सामने अपने विचार रखे, वह तो दुनिया से निकल गया, वह तो चला गया, मगर उसका विचार जिंदा रहा। तो देखते हो फ्रेडरिक एंजल्स, तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी कि पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच की जो खाई है उसको भरने के लिए। तो उस वक्त तो ठीक थी, तो उस वक्त तो उचित थी। उचित इसलिए क्योंकि जो उदारवाद था, लिबरलिज्म, उसका विरोध था, और विरोध स्वाभाविक था। विरोध इसलिए था कि अंतर समाप्त हो। तो देखते नहीं हो स्टालिन, लेनिन। और बाहर की बात तो छोड़ो, यहाँ भारत की बात लो। भारत में भी बहुत कार्ल मार्क्स से लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, बड़े प्रभावित हुए हैं। जैसे कि तुम लो राम मनोहर लोहिया, और जो तुम जितने राजनीतिक दल भारत में देखते हो, सब लोहिया जी की उपज हैं। तुम देखो पंडित नेहरू, तो उस वक्त की जो आवश्यकता थी, जैसी आवश्यकता थी, तो उस आवश्यकता को मार्क्स की विचारधारा मिल गई।
और जैसे ही मार्क्स की विचारधारा मिली तो मार्क्सवाद बहुत बहुत पनपता गया पूरी दुनिया में। तो तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के लिए उस समय तो ठीक था। उस समय ठीक इसलिए था क्योंकि शोषण के खिलाफ था, एक्सप्लॉयटेशन के अपोज में था। तो देखते हो तो दुनिया दो खेमों में रही काफ़ी समय तक। एक खेमा अमेरिका का, या कहें कि उदारवाद का, लिबरलिज्म का, और दूसरा खेमा रूस का, या कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी का। मगर तब जितना कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण था उतना बाद में नहीं रहा, बाद में सिमटता गया। उतना आज नहीं है। तब महत्वपूर्ण था मगर आज नहीं। कार्ल मार्क्स दार्शनिक है, फिलोसोफर है। क्योंकि दार्शनिक है तो उसकी बात के मतलब तो उस समय होंगे ही, मगर उसकी बात के मतलब आज नहीं है। तो तुम ढोते रहो मार्क्स की विचारधारा। आज बहुत परिवर्तन है। तो मार्क्सवादी विचारधारा, इसका जो उदय हुआ वह इसीलिए हुआ क्योंकि इस विचारधारा की ज़रूरत थी उस समय, मगर बाद में नहीं रही। और क्योंकि बाद में नहीं रही इसीलिए मार्क्सवादी विचारधारा दुनिया से सिमटती भी गई। क्यों सिमटी? क्योंकि अब उतनी सार्थक नहीं रही। तो परिवर्तन नियम है प्रकृति का। तो परिवर्तन नियम है नश्वर का। जैसे शरीर का वैसा ही दुनिया का भी है।